नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था, जिसने यूपीए गवर्नमेंट ने अधूरा छोड़ के चला गया। वो था आईबीसी इंटर बैंक्रप्सी कोड को अप्रूव करके उस प्रोसेस से असेट्स को बेचना। लेकिन इसमें भी पॉलिटिक्स होता जा रहा है। अभी एक नया कंपनी आज बिक्री के लिए आया और एक कंपनी हेसल मर्केंटाइल ने उसके लिए एक कोर्ट लगाया। ये कंपनी का नाम है रिलायंस नेवल। इसको एक गांधी नाम का एक आदमी दूसरा नाम से बेचता था, काम करता था पिपो पोर्ट्स। इसको छोटा अंबानी ने खरीदा था, टेक ओवर किया था और बहुत बड़े गर्व से बोला कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतना नाव बनाऊंगा, जहाज बनाऊंगा, मैं सबसे बड़ा बिल्डर हो जाऊंगा भारत में। मैं ऑयल एंड गैस का शिप बिल्डिंग करूंगा, मैं नेवी के लिए शिप बिल्डिंग करूंगा और मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में भी शिप बनाऊंगा। ये सब फालतू का क्लेम हो गया और वो कंपनी लॉस में आ गया। उस कंपनी को सारा पब्लिक सेक्टर बैंक मिला के 12,500 करोड़ का कर्जा दिया था। मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल में बहुत से बार बोला है कि अनिल अंबानी लगभग 1 लाख करोड़ इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक को वापस देने का कर्जदार है, लेकिन एक भी पैसा देना नहीं चाहता है। वो लंदन के कोर्ट में जहां उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर आया था, जब उसने बोला कि मैं बैंकरप्ट हो गया और बोला ये सब असेट्स मेरे बीबी का नाम में है, पेंटिंग्स है, यार्ड है, मेरा बीबी का है, मेरा बेटा का है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बैंकरप्ट हो गया। और जब भारत आया तब बोला मैं ये टर्न अराउंड करूंगा, वो टर्न अराउंड करूंगा, रिलायंस कैपिटल को टर्न अराउंड करूंगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टर्न अराउंड करूंगा। तो आज 12,001 कंपनी बिकी है। 12,500 करोड़ का बदले में 2,500 करोड़ ही मिलेगा। इसमें ब्याज को छोड़ दो, 4 साल का ब्याज जो दो गया, प्रिंसिपल लॉस 12,500 करोड़ है और इसमें 2,500 करोड़ का रिकवरी माने 10,000 करोड़ आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा राम राम हो गया। लेकिन हमारे सरकार ने टीकी किया, विजय माल्या को चेस करके लंदन में एक नाजुक स्थिति में रख लिया। यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट में जेल डाल दिया। रैनबैक्सी के दोनों भाई हो अभी भी जेल में है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या जादू है कि हमारा जो एजेंसीज है, सीबीआई है, ईडी है, इन्फो और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस है, ये सब इस आदमी को एक दिन के लिए भी क्वेश्चनिंग के लिए भी नहीं पूछा। उन्होंने स्वाम टेलीकॉम नामी एक कंपनी में निवेश किया, उससे बहुत सारे टेलीकॉम लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, उसमें उसका और उनका पत्नी का दस्तखत भी है। फिर भी संजय चंद्रा को अंदर किया, लेकिन इसको एक दिन के लिए भी क्वेश्चनिंग के लिए भी नहीं पूछा। उनके 4 ऑफिसर्स जेल के हवा काट चुके हैं। इसी शख्स को हमारा देश का नायक ने राफेल डील में शामिल किया और राफेल डील में कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। इस मैं क्या पूछ रहा हूँ, शायद ये होगा कि हमारा नायक को ये सब के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गलती से उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एरिक्सन ने कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अगर 250 करोड़ आप भर नहीं सकते तो अब आप जेल जाओगे। तो मुकेश भाई, उनका बड़ा भाई, ने उनको 250 करोड़ का कर्ज दिया। क्यों हमारा सरकार एक भी प्रयत्न नहीं करती कि इसको अंदर ले जाए या सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लेके आए कि ये जेल जाएगा तो अपने भाई को 10,000 करोड़ बेल आउट में दे सकता है। भाई तो भाई के लिए काम आएगा ना। तो भाई ने 50,000 करोड़ का मुनाफा कमाया पिछले साल, उसमें सिर्फ 17 करोड़ का टैक्स भरा, सरासर 3%। तो भाई दिल चाहे तो 2-3 कंपनी को फुली बेल आउट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है और हमारा सरकार भी उससे प्रेशराइज नहीं कर रही है। इसका क्या रहस्य है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर रिलायंस कैपिटल को ग्रांटन थ्रॉन्टन नाम के एक सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के आदेश पर फुली इन्वेस्टिगेट की और इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक ऑडिट में ये रिजल्ट आया कि उन्होंने बिना इलीगली पैसा एक कंपनी से दूसरा पैसा कंपनी को ट्रांसफर किया। हमको ये पता नहीं कि ये ग्रांटन थ्रॉन्टन झूठ बोल रहा है या ये कंपनियां झूठ बोल रही हैं। इसे तो इन्वेस्टिगेशन से भी आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों एक एफआईआर भी नहीं डाला अभी तक? क्या ये 1 लाख करोड़ मामूली अमाउंट है कि आपने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया और ये भी
सोचना नहीं कि बैंक का लॉस कौन भरेगा। विजय मल्ल्या का 3/4 का लोन रिकवरी हो गया उनका शेयर और असेट्स इंडिया में बेच के। इससे क्या मिला आपको? और क्यों और पैंडेमिक में जब सब जगह लॉकडाउन हो रही थी तो वो पत्नी और 3 बच्चों के साथ महाबलेश्वर में कोविड लॉकडाउन नॉर्म्स के को उल्लंघन करते हुए वो गोल्फ क्लब में जॉगिंग कर रहा था। क्या ये एक कानून सबके लिए कॉमन है कि एक आदमी ये सब करेगा उसके बाद में कुछ नहीं बताएगा सरकार, और जो ईमानदारी से बिजनेस करने की कोशिश करता है, एक एमएसएमई चलाता है और उस एमएसएमई को नुकसान आ जाता है तो बैंक उसको माँ बहन बोलती है, उसकी प्रॉपर्टी सीज करती है और उसके प्रॉपर्टी को सरफासी एक्ट में ऑक्शन ले आती है और उसको बेघर बनाती है। ऐसे बड़े बड़े आदमी को आप क्यों छूट दे रहे हो? दूसरा महाशय जिसने बीजेपी के सपोर्ट से राज्यसभा का मेंबर बना, सुभाष चंद्रा, उनका सब बिजनेस फट हो गया। और जब यस बैंक ने जो अपने पब्लिक के पैसा से बचाया गया उनका डिश टीवी का शेयर्स कन्वर्ट करके मैनेजमेंट मीटिंग बुलाया तो सुभाष चंद्रा ने यूपी गवर्नमेंट को अपने पॉकेट में डाल के एक पुलिस केस डाल दिया और शेयर्स ट्रांसफर्स को फ्रीज कर दिया। बोला कि यस बैंक डीलिंग नहीं कर सकती है। क्यों किया? क्योंकि सुभाष चंद्रा यस बैंक नेटवर्क को एयरटेल के साथ मर्ज करना चाहता था, लेकिन यस बैंक ने 2 ऐसे ऑपरेटर को पैसा दे रखा है, एक तो डिश टीवी और जो वीडियोकॉन ऑपरेटर। ये सोच रहे थे यस बैंक के नया मैनेजमेंट जो सरकार ने नॉमिनेट की, इन दोनों को मर्ज करेंगे और एक वायबल बिजनेस बना के उसको बेचेंगे। इसको क्यों टाल रही है यूपी सरकार? तो यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया और बोल दिया पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नायक इन सब लोगों को बचा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? आपको जवाब मांगना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।